जो एंकर हैं मुजाहिद साहब, वो वाहिद एंकर थे। जब पाक भारत जंग का आगाज़ हुआ तो LOC पे ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ के हालात देख रहे थे, हर सिचुएशन से वाकिफ़ थे और वाकिफ़ होने के बाद हमें किस तरह से आगाह कर रहे थे, ये सब जानते हैं मुजाहिद साहब। मोदी का जब ये स्टेटमेंट आप उनके उसमें हैं हुआ तो हम सब का ये ख्याल था कि मोदी कुछ करेगा। बात यहाँ पर यह है कि हमने तो आपको देखा कि आप काबुल तक गए, आप श्रीनगर तक गए, वहाँ से फायर भी कर सकते हैं, मिसाइल भी गिरा सकते हैं, आप उनके उसमें हैं और आपकी गाड़ी जो GTV की जो है उसको भी निशाना बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। GTV पॉडकास्ट के साथ मैं हूं महानूर अली और मेरे साथ हैं मुजाहिद बरेलवी साहब। और यहाँ मैं ये बात जब करने जा रही हूँ कि भाई हमारा चैनल शायद वो वाहिद चैनल था और हमारे जो एंकर हैं मुजाहिद साहब, वो वाहिद एंकर थे। जब पाक भारत जंग का आगाज़ हुआ तो LOC पे ये रिपोर्टिंग कर रहे थे और लाइव मनाजिर हमें दिखा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, कैसे हैं आप? मुजाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बात करूँगी कि आम तौर पर हमने देखा है कि गैर मुल्की जो चैनल्स होते हैं, मीडिया है, नुमाइंदे हैं और ख़ास तौर से जो वॉर रिपोर्टिंग करते हैं नुमाइंदे, उनके लिए शायद मैं यही कहूँगी कि एक लिमिटेड वसाइल होते हैं या वो एक लिमिट पे रह के करते हैं। लेकिन यहाँ बात महज वसाइल की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि हमने तो आपको देखा कि आप काबुल तक गए, आप श्रीनगर तक गए, तो यहाँ से चलें बात को कर लेते हैं कि क्या ये जो कश्मीर का इशू है, आप समझते हैं कि दोनों मुल्क के दरमियान ये इसी तरह कायम रहेगा, इसी तरह जंगें जो हैं जारी रहेंगी? देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो मैं ये नहीं कह रहा कि जो रिपोर्टर्स होते हैं वो रिपोर्टिंग करते हैं, राइट, और जर्नलिस्ट बतजरीद ये नहीं तो ओवरनाइट आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकता, ओवरनाइट राइटर्स नहीं बन सकता। मैं तो फनकारों के बारे में भी कहूँगा, कोई 25 साल पहले शाहरुख का नाम भी नहीं जानता होगा, राइट, कोई वो बहुत सारे अदाकार हों या फनकार हों या राइटर हों, आज भी अगर आप देखें तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक जब मोदी का जब ये स्टेटमेंट आया पहलगाम में जो कुछ हुआ जी, तो हम सब का ये ख्याल था कि मोदी कुछ करेगा, क्योंकि उसने एक हाइप क्रिएट कर दी थी कि वो अगर वो हाइप जो क्रिएट की थी उसमें ये ज़रूरी था उसके लिए, अपनी उसकी बका के लिए सियासी, और हिंदुस्तान के में जो अपने आने वाले इलेक्शन जो बिहार में हो रहे थे जहाँ 42 सीटें हैं कि मैं कोई अटैम्प्ट करूं, और उसके लिए गालिबन जो सॉफ्ट टारगेट था और है वो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है। अब ये मैंने कहा ना कि जो जर्नलिस्ट हैं हमारे यहाँ जी, वो कहीं बड़े घर में बैठकर जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और वो टीवी दूसरा देख रहे होते हैं, ये डंपर गिर गया और ये बच्चा देख रहा हूँ और मैं ये हो रहा है और पुलिस आ गई, आग लग गई। ज़्यादातर रिपोर्टिंग वो करते हैं वहीं व्हाट्सएप पे उन्होंने किया और भेज दिया। सही, लेकिन इन जब आप जाते हैं उन एरिया में जैसे लोग लाइन ऑफ कंट्रोल ही का लोगों को इल्म ना हो, मतलब हम अक्सर भी समझते हैं कि एक रास्ता जो है वो लाहौर और वाघा का ही है जिससे पाकि हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं, जी, एक सियालकोट का रास्ता है। लाइन ऑफ कंट्रोल दरअसल ये कश्मीर का वो हिस्सा है कि जब 48 में जब हमने आज़ादी जंग लड़ी तो ये हम लड़ते हुए इस तरफ से एक रास्ता जो एक अगर आप मैं यूँ कहूँ कि इस मरी से हम जब जाते हैं मुजफ्फराबाद जाने के लिए तो एक आता है कोहाला का पुल, जी, ये बड़ा तारीख़ी पुल है। और एक उस ज़माने में उसने शोहरत इसलिए पाई थी कि हमारे एक सियासी लीडर ने कहा था, भुट्टो मैं तुम्हें कोहाला के पुल पे लटकाऊंगा। खैर ये बात अच्छी नहीं लग रही लेकिन एक तारीख़ थी। और वो कोहाला का पुल के नीचे साथ साथ ये बल्कि उसके नीचे दरियाए नीलम बहता है जो साथ साथ चलते हुए मुजफ्फराबाद चला जाता है और उधर से दरियाए झेलम आता है। तो मुजफ्फराबाद के बिल्कुल कल्ब में यानी सेंटर में ये दोनों दरिया मिलते हैं तो ये दो मेल कहलाते हैं। जी, ये बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप जा तो रहे हैं कवर करने लाइन ऑफ कंट्रोल और आपको ये नहीं मालूम कि जी मरी के बाद कोहाला का पुल है, कोहाला के पुल से जो है मुजफ्फराबाद को 1 घंटे के फासले पर आएगा। मुजफ्फराबाद में अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल यानी अगर दरिया नीलम की तरफ जाएंगे तो अगर 2 घंटे लगेंगे, और इधर जाएंगे तो आपको श्रीनगर को 1-2 किलोमीटर के फासले पर है। फिर हटिया बाला है, फिर गढ़ी दुपट्टा है और फिर वो चक्कोटी है जहाँ तक मैं गया। तो ये जो मैं लोगों को जब वहाँ गया और आपने देखा भी होगा यहाँ पर कि वो जो पहाड़ और दरिया और उनके दरमियान में खड़ा हुआ था तो असल में और थोड़ी देर पहले वो हो गई थी तो सब बातें मेरे जहन में थीं जी,
कि अब कुछ मोदी करेगा। रात के पहले पहर में जब मुझे हमें खबर मिली तो हम तैयार थे। यहाँ रुक जाते हैं थोड़ा सा मुजाहिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि हम यहाँ बैठ के आपको रिपोर्टिंग करते हुए देख रहे थे। सुबह आपको कराची में खबर मिली, एकदम से सुबह आप इस्लामाबाद, फिर शाम को आपको कोहाला, 4 बजे रात का समा था, फिर हमने देखा कि आखिरी पहर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ये कैसे, इतनी बर्क रफ्तारी से कैसे? एक तो यही मैंने कहा ना कि कराची में जब बयान आ चुका था मोदी का हमारे सामने, तो फिर मैंने कि ये होगा, तो मैं इस्लामाबाद पहुंच गया था। और इस्लामाबाद में हम तकरीबन तैयारी थे, और ये कोई रात, मैंने कहा ना कि प्रोग्राम कर ही रहे थे कि रात को कोई 11 साढ़े 11 बजे तक मिली कि जंग छिड़ गई जी। तो वही मैंने कहा, सहाफ़ी जो है, जर्नलिस्ट है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो मुस्तकबिल को देखता है। वो होने वाले उस वक्त के वाक़े की सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करता जी। बस इस वाक़े के बाद जो होगा वो भी उसके जहन में होता है। सही। वो दूर रस निगाह करता है। कौन था हिस्टोरियन जो होते हैं या इंटेलेक्चुअल होते हैं, उन्हें इसलिए तो इंटेलेक्चुअल होते हैं। रिपोर्टर तो है एवरीबडी, वो तो रिपोर्टिंग की, मतलब अगर कहीं आग लगेगी किसी जगह, कहीं मुजाहरा होगा, तो हम इस बात की भी तवक्को रखते हैं कि फायरिंग भी होगी। और यहाँ तो मैं ज़रूर आपको इस वक्त सब लोग देख रहे हैं तो आपको दाद दूंगी कि मिसाइल गिरने के कुछ देर बाद ही आप वहाँ से दरियाए नीलम से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये मुझे सब क्या खौफ का समा था, क्या फीलिंग थी, खुद आपकी क्या फीलिंग्स थी? आपके साथ हमारे कैमरामैन भी थे, टीम भी थी, क्या किसी ने आपको नहीं कहा कि मुजाहिद साहब यहीं रुक जाएं, अब इससे आगे नहीं जाना? एक बात टीम, आपने बहुत दुरुस्त कहा कि जब हम ये चले तो कोहाला के पुल में तक पहुंचे तो अचानक यहाँ का मौसम अचानक तब्दील हो जाता है जी। शदीद गर्मी कराची में भी थी और इस्लामाबाद में भी थी। और हम जैसे ही मरी से गए हैं तो आप ये सोचें, अगर आपने देखा होगा कि शाम के 4 बजे जब धूप निकल रही होती है, गर्मी होती है, अचानक बारिश आ जाती है और अंधेरा हो जाता है। अंधेरा। अब हमारे यहाँ से हमारे डायरेक्टर कह रहे हैं कि जी मुस्तफा कि आप यहाँ से मुझे लाइव वो दें। तो अब हम वहाँ से जो कोहाला के पुल में जहाँ रात के लगता है 2 बजे हुए थे, वो मुझे लाइव दे रहे हैं। इस दौरान जो है मुझे पता चला कि जो DSNG जो होती है, जो लाइव प्रोग्राम भेजती है, अब उतने मिनट में जैसे उन्होंने कहा, हमने कहा हम 5 मिनट में तैयार हैं। सही। 5 मिनट में हम, अभी इब्तदा मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो बहुत आगे की बात है। कोहाला के पुली में शाम के 4 बजे जब मैं कह रहा था रात का अंधेरा हो रहा है, दरिया नीलम बह रहा है, उन्होंने 5 मिनट पे, और वहाँ पता था वो क़िबले के रुख पर करते हैं उसको, डिश को, तो फिर हम लाइव चले जाते हैं। राइट। वहाँ से लेकर कराची में आप लाइव देख रहे हैं। कैमरामैन कहीं एक नीचे जो है वो खड़ा हो जाता है कि जहाँ से उसके कैमरे को नुकसान ना पहुँचे। मुझे भी ऐसी जगह खड़ते हैं कि मेरा माइक वो भी मुतासर ना हो। तो ये कहने में और आप लोगों को सुनने में तो बड़ा आसान हो रहा है, लेकिन जिन लोगों को इस तजर्बे से गुजरे कि ये मुश्किल होता है कि आप जाएँ। और वहाँ जो मैंने फर्स्ट रिपोर्टिंग पहली कर दी थी कोहाला के पुल पर ही, 4 बजे दिन में, और 7 बजे मुझे अपना लाइव मुजाहिद देना था। इस दौरान दरिया नीलम से बहते बहते हम जब मुजफ्फराबाद पहुंचे 6 बजे तक, तो अपना पूरा प्रोग्राम भी मैं बढ़ चुका था, जिसमें यह बताया कि दरिया नीलम जो है कब से ये जो है ये जेहलम से मिलता है, उसका क्या तारीखी पस मंजर है। तो उसमें फिर अगले दिन की रिपोर्टिंग हुई। और एक बात है, हम बहुत वक्त टीवी वगैरह नहीं देख रहे थे, वो जो आपने बात कही, ना टीवी देख रहे थे, ना बहुत खबरें सुन रहे थे, अखबार वहाँ उस तरह आती नहीं है। अगले दिन हमने सुबह उठ के फिर निकल गए। तो जब आप वो कह रही थी कि जब मैं रवाना हुआ तो मेरे इल्म में नहीं था कि इस वक्त बाकायदा फायरिंग और गोलाबारी शुरू हो चुकी है, और वो आपको इल्म नहीं था। लेकिन हम सब यहाँ जब ऑन एयर इन्हें देख रहे थे, हम इस चीज़ को समझ रहे थे, और हम सबके दिलों में एक खौफ था। और यहाँ इस खौफ की बस जब मैं बात कर रही हूँ, ये वो खौफ ज़रूर था, लेकिन उसके साथ जज्बा, जिससे कहते हैं जज्बा, वो जज्बा लेके आप सारी टीम जो है चल रहे थे। मुजाहिद साहब, एक चीज और, गैर मुल्की जो चैनल्स हैं, एक लफ्ज़ यूज़ कर दूं कि जज्बा लोगों का होता है, साफी का प्रोफेशनलिज्म होता है। बिल्कुल। मैं ये कहूँ कि मैं जज्बात में गया था, सॉरी, मैं प्रोफेशनल, जब मैं वहाँ आया हूँ तो मैं वहाँ रिपोर्टिंग करूँगा, इसमें मेरा ये दखल नहीं होता कि मैं किस साइड पे हूँ। मैं उस जज्बे का मुजाहरा नहीं कर रहा था कि जो अवाम जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और आपको पता भी नहीं था कि आवाम ये सब पीछे कर रही हूँ, कि आपने कहा कि आप ऑन एयर देख भी नहीं रहे थे मूड में, कि हर इंसान जो है वो डरता भी है, उसमें खौफ भी आता है। कोई नहीं चाहता कि किसी मौत के कुएं में छलांग लगाए। मैं तो सोच रहा था कि अगर मुझे कोई पहले बता देता कि यहाँ पर गोलाबारी वगैरह हो रही है तो हो सकता है वहाँ से वापस भी लौट जाता है। अच्छा, तो ऐसा ही नहीं है कि मैंने देखा कि भाई बहुत से गैर मुल्की चैनल्स हैं, और हमने सुना भी उनके बारे में कि बहुत सारी उन्होंने रीजंस भी बयान की आगे तक ना आने की, तो क्या ऐसा था कुछ? देखिए, रियलिटी जो मैं कहता हूँ ना कि जो जर्नलिस्ट हैं या वो इदारे हैं,
वो फोरकास्ट कर लेते हैं कुछ होगा। अब हम जब उस रात पहुँचे हैं तो हमसे पहले या करीब रॉयटर्स, AFP, BBC जैसे इंटरनेशनल इदारे आ गए थे। और आपको पता है कि ये लोग इस तरह मूव नहीं करते हम लोगों की तरह कि चलो भाई डिसेंट उठाइए, गाड़ी ली और चल पड़े। उनके एक बड़े भारी भरकम बजट होते हैं। फिर वो ये समझते हैं कि ये इशू ऐसा है कि जिसे दुनिया देखेगी। पाकिस्तान तो शायद एक लाइन में भी नहीं आता। पाकिस्तान के इलेक्शन कभी डिस्कस नहीं होते यहाँ पर। मेरे ख्याल साल भर में अगर आप देखें अल जजीरा को या BBC को या CNN में बहुत ही कम 1 या 2 दिन आते हैं। लेकिन उन्होंने ये फोरकास्ट कर ली थी कि ये एक बड़ी जंग होने जा रही है, क्योंकि मोदी को उन्होंने देख लिया था और उनको ये भी इल्म हो गया था कि हो सकता है कि जो चाइना ने असला दिया है और जब हमला होगा तो वो भी इसमें कूदेगा। तो वो उन्होंने इसलिए, मैंने कहा ना, ये जो आप हम बड़े बड़े CNN इदारे या मैं जिनका नाम ले रहा हूँ या बड़े बड़े अखबारात होते हैं, वो पहले से उन्हें ये अपने तैरवे की बुनियाद पर पता चल जाता है कि इस जगह पर वो वाक़या हो रहा है जहाँ सबसे पहले हम पहुँचे। सही। और यार आप भी जैसे आपने कहा ना कि दरियाए नीलम में तक कोई नहीं पहुंचा था, तो आपने कर दिया कि GTV सबसे पहले वहां पहुंच गया। बिल्कुल, ये वाली बात जो है। अच्छा, ये सबसे पहले पहुंचना या सबसे पहले दिखाना ये एक अलग चीज़ है और इस पे वाकई हमें बीइंग पार्ट ऑफ GTV हमें इस पे जो है प्राउड है सबको ही, पूरी टीम को, कि हम जो है सबसे पहला चैनल था, सबसे पहले आप एंकर थे, फिर हमारी टीम गई। यहाँ पे मुजाहिद साहब बात करूँगी कि लाइव आपको हम सब देख रहे थे। शाम 6, 6:30 का मेरे ख्याल से टाइम था, 6:45 का टाइम होगा। हमने देखा कि दरियाए नीलम से जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहाँ के PM आज़ाद कश्मीर अचानक नज़र आए और आपके साथ वो खड़े हुए थे। हमने तो देखा है यहाँ पे कोई PM हो, CM हो या छोटे मोटे वज़रा मुशीर हों, एक प्रोटोकॉल, उससे पहले ट्रैफिक रोक दिया जाता है, सबको पता चल जाता है कोई भाई प्रोटोकॉल के साथ आ रहा है तो VIP मूवमेंट होने वाली है। तो ये अचानक कैसे, वो क्या मनाजिर थे एकदम हमें देखने को मिले? और फिर ये कि उससे थोड़ी देर पहले ही मिसाइल गिरा था, तो ये सरप्राइज नहीं हुआ आपको कि PM आपके सामने आ गए? देखिए, एक तो जो चौधरी अनवर एक तो एक मिडिल क्लास के आदमी है, प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरी उनसे पहले भी मुलाकात हो चुकी थी, इंटरव्यू मैं कर चुका था। और आमतौर पर जो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप होती है जी, वो अगर कहीं अवाम मुश्किल में हों, कहीं वो वहाँ पर कहीं हलाकतें हो जाएं, शहादतें हो जाएं, तो पुरसे के लिए सबसे पहले कोशिश करते हैं कि पहुँचें उस इलाके MPA MNA, हमारे यहाँ जो भी रीज़न हो, सिक्योरिटी का रीज़न हो, यहाँ CM तो छोड़िए, मैंने वज़ीरों को, मुशीरों को, हत्ता के जो सिक्योरिटी के लोग हैं यानी IG और DIG जो दूसरों की हिफाजत करते हैं, वो खुद अपना प्रोटोकॉल लेके चलते हैं। 4 उनके आगे पीछे जीपें होती हैं, 5 वैगनें होती हैं, 16 होती हैं। तो मैं उस वक्त जो कोई गनमन आप जो टाइम वक्त बता रही हैं कौन बेश, उस वक्त अपना तकरीबन मैं काम ख़त्म कर रहा था जी। और दरियाए नीलम के किनारे खड़ा हुआ, जहाँ जो एक मस्जिद थी जहाँ शहादतें हुई थी और एक आबादी थी, तो हमें ये तशवीश थी कि ये जो एक बिल्कुल कंजस्टेड एरिया है, मुज़ाफ़ाती इलाका है और यहाँ रॉकेट गिरा है, तो लोग घर बार छोड़ के जाएंगे। खैर हम नीचे बैठ गए, चाय पी रहे थे और फिर मैंने कहा कि जब 7:45 बजे मैंने कहा चले, फिर आ गई कॉल कराची से, लाइव दें जी। 8-9 मिनट मैंने फिर बताया कि ये वो मस्जिद थी जहाँ रात के 12:25 पर पहला मीज़ाइल गिरा था और फिर 12:30 बजे मीज़ाइल गिरा था और 1 बजे मीज़ाइल गिरा था और फिर शहादतें हो गई और फिर यहाँ, लेकिन लोगों में खौफ हरास नहीं है, चाय पी रहे हैं, ये रहे। इतने में ये हुआ कि मैं बहुत ही कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि जो हमारे DSNG इंचार्ज थे, जो उन्हें तो मैं खैर प्रोड्यूसर ही कहूँगा, बाबर अब्बासी, वो चारों तरफ नज़र भी रखते हैं सिक्योरिटी रीज़न की, कि मैं हमारा लाइव जा रहा है जी। इस वक्त आपको एक सड़क पर आप खड़े हुए, आपके जहाँ दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, कोई ऐसी हरकत भी तो कर सकता है कि जो लाइव चली जाए। हो सकता है कोई पीछे से मुझे धक्का दे दे, बिल्कुल फायर कर दे, तो वो उनकी ये काम होता है कि वो कैमरामैन अपना काम कर रहा है, DSNG अपना काम कर रही है, प्रोड्यूसर तमाम अतराफ पे नज़र रखता है, या उसने कोई देखा कि ख़ास आग लग गई, गोली चल गई, तो फ़ौरन वो इशारा करे। उसने देखा कि काफ़िला आ रहा था, काफ़िले में प्राइम मिनिस्टर थे, बल्कि खुद उन प्राइम मिनिस्टर को तजस्सुस हुआ कि ये 20, 25, 30 लोग खड़े हुए क्या कर रहे हैं। तो इसने ज़्यादा कहा कि इस वक्त मुजाहिद बरेलवी जो हैं, जो GTV के और हमारे प्राइम मिनिस्टर GTV से की जो काम है उसे काफ़ी मुतरफ़ हैं, वो इस वक्त लाइव जा रहे हैं। तो उन्हें भी एक अच्छा मौका मिला कि आम तौर पर मैंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर हो किसी इलाके का या वज़ीर आला हो, बड़े सिक्योरिटी के साथ सफ़र करता है, क्योंकि
कुछ एबनॉर्मल लोग भी तो होंगे, कुछ दुश्मन भी तो होते हैं, कुछ मुखालिफ भी तो होते हैं, कुछ जैसे भी होते हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं। वो आ गए और आपने देखा होगा इत्तेफाक से जो और इंटरेस्टिंग हुआ कि बाद में लोगों ने मुझे छोड़ा कि वो असल उनका नाम है चौधरी अनवारुल हक, लेकिन कश्मीर में ज़्यादातर सरदार होते हैं, सरदार अतीक खान, सरदार इब्राहिम, सरदार फारूक हैदर। तो मैंने उनका सरदार साहब, तो बल्कि बाद में उसका ड्राइवर कहता आपने तो उनको सरदार बना दिए, तो चौधरी हैं। खैर लेटर तो मुझे बेसाख्ता सरदार निकला। और फिर उनसे गुफ्तगू हुई और बल्कि वो तो मेरे ख्याल है 15-20 मिनट खड़े होकर सड़क पर उन्होंने बात की और ये एतमाद का इजहार किया। और ये सबसे बड़ा पैगाम था कि एक प्राइम मिनिस्टर जी उस कश्मीर का, हिंदुस्तान में तो उमर अब्दुल्ला हो या खुद मोदी सरकार के नुमाइंदे हों, आपने देखा कहीं सड़क पर वो नहीं खड़े होते थे जहाँ जहाँ वाक़या साने हुए। पहलगाम में मैंने तो नहीं देखा किसी को कि कोई लोग पहुँच गए हों ये बाद में। तो वो एक हमें तो क्रेडिट गया कि एक्सक्लूसिव हमने प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का इंटरव्यू कर लिया। लेकिन देखिए ज़रा कश्मीर में और सारे पाकिस्तान में, बल्कि सारी दुनिया के क्योंकि देख रहे होंगे, उन्हें पैगाम मिला कि उनका लीडर, उनका वज़ीर आज़म उनके दरमियान मौजूद है। और मैंने उनसे ये भी कहा जनाब ये बताएं कि ये लोग जो कुछ नकल मकानी भी कर रहे हैं जी, और इनको ये खाना कहाँ से मिलेगा, ये रहेंगे कहाँ, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। आपको शायद अगर मैं पास का देखूं कि जब वॉर हुई थी 20-25 साल पहले, जो दरिया नीलम को क्रॉस करके हमारे कश्मीर में आ गए थे, उनमें से अभी भी कोई सैकड़ों ख़ानदान हैं जो जाना वहाँ चाहते हैं। और एक आपको शायद आपके नाज़रीन के लिए हैरत की बात हो, और ये कितना बड़ा इंसानी अलमिया है कि जब सरहदें ख़त्म हो रही हैं, सारे रास्ते खुल रहे हैं, दरियाए नीलम एक ऐसी जगह पर है जहाँ के पहाड़ के उस तरफ हिंदुस्तानी कश्मीरी रहते हैं जी, और पुल के इस तरफ पाकिस्तानी रहते और हैं, बिल्कुल वेव करते हैं एक दूसरे को, आपने खुद ये बताया था। कभी कभी वो एक दूसरे को हाथ हिलाते हैं, बल्कि इवन में बाद में डिवाइडेड फैमिलीज हैं। यानी कोई बेटा जो है अपने बाप या माँ को देखने के लिए आ रहा होता है, यानी बिल्कुल साफ तो नजर नहीं आता, लेकिन वो इशारे करते हैं। और अब उसको दरियाए नीलम से अगर हम एक पुल है खाली होता है, और मेरा ख्याल इंसानी बुनियादी पर यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि कम से कम ये जो बिछड़े हुए खानदान है 15-20 साल एटलीस्ट उनको जो है मिलने का उनको कोई। लेकिन अब वो क्या करेंगे, उन्होंने एक यूनाइटेड नेशन ने एक मंसूबा बनाया कि दरियाए नीलम के इस तरफ वालों को या उस तरफ वालों को मिलने के लिए वो दरियाए सॉरी टू से मुजफ्फराबाद से कराची आएगा, कराची से इस्लामाबाद जाएगा, इस्लामाबाद से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से फिर वो श्रीनगर या इधर से होकर यहाँ आएगा। सही। अच्छा मुजाहिद साहब, इस तमाम हालात को देखते हुए सारे मनाजिर जो आपने लाइव हमें भी दिखाए और आपने ख़ुद देखे, कोई ऐसी हैपनिंग, कोई ऐसा इंसिडेंस जो अगर आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें, क्योंकि मेरे साथ तो आपने बहुत ज़्यादा शेयर किया, क्योंकि हम जब मुजाहिद साहब वापस आए तो आप यकीन करें हम इस तरह बैठे हुए थे जिससे कि बच्चे बैठे होते हैं और वो कहते हैं हमें कहानी सुना, ऐसा था। देखिए एक तो आप काफ़ी 2-1 दहाई से काफ़ी अरसे से आप हमारे साथ काम कर रही हैं और मैंने रिपोर्टिंग और भी की है। अब तो खैर बहुत मॉडर्न हो गया है, इस तरह लाइव नहीं होता था। और ये जो आप कह रही हैं कि मैं आमतौर पर कुछ इतना बहुत ज़्यादा सोचता और बताना की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैं नज़र आया जो चीज़ आप देख रहे हैं उसके बारे में गुफ्तगू क्या करें। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो नज़र आता है उस पर गुफ्तगू नहीं की जाती, गुफ्तगू को उस पर की जाती है जो नज़र नहीं आए। सही मुजाहिद साहब, लेकिन मैंने आपसे जो बात सुनी और जो मुझे लगता है कि हमारे जो इस वक्त हमारे साथ जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इसको समझें इस बात को कि मुजाहिद साहब जब वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे तो बाकायदा आके वहाँ पे आपको कहा गया था कि यहाँ से आप हट जाएं, एंड अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है, कोई भी हैपनिंग हो सकती है, कोई भी वाक़या हो सकता है, ख़तरा था। क्योंकि ये मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा शेयर करें। तो मैं अपना लिंक दे चुका था जी, तो वो उसमें कुछ कवर्ड होते हैं लोग, दरख्त फूलों के दरमियान खंदकें होती हैं। तो एक आए एक सिक्योरिटी के अफसर और मुझसे कहने लगे कि क्योंकि वो सैटेलाइट है और दूरबीनें ऐसी हैं, कोई 8-9 किलोमीटर के फासले पे था उस साइड पे, वो हमें देख रहे थे एक्टिविटीज़ को। तो बोले देखें वो हमें वहाँ से फायर भी कर सकते हैं, मिसाइल भी गिरा सकते हैं, आप उनके उसमें हैं, और आपकी गाड़ी जो GTV की जो है उसको भी निशाना बना सकते हैं। खैर मैं बात तो समझ गया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं तो मुझे भी अपनी ड्यूटी दें। मुझे तो अभी, क्योंकि हमारी उस वक्त तक DSNG लाइव हो चुकी थी जी, और सना हाशमी हमारी कर रही थी, इस वक्त मैंने जल्दी से
दिया कि मैं इस वक्त चकोटी की जानिब खड़ा हूँ। बिल्कुल, हम देख रहे थे वो मनाज़िर। तो ये जो है उसमें मैं अगर फ़ौरन उनके कहने पर अपना समेट देता तो फिर मैं जर्नलिस्ट नहीं होता, एक आम इंसान होता। जी, थैंक यू सो मच मुजाहिद साहब हमारे साथ रहने का इस वक्त। और मैं अपने यहाँ पे जो देखने वाले हैं उनसे यही बोलूँगी कि इन बातों को हमने बहुत ज़्यादा समेटने की कोशिश की है, सोचा कि आपको इन थोड़े से टाइम में कुछ बातें जो है आपसे शेयर कर दें, लेकिन ये बातें और ये इन बातों का सिलसिला जो है, क्योंकि पूरा वीक मुजाहिद साहब ने वहाँ पे गुजारा और बहुत सारे ऐसी हैपनिंग्स हैं, वाक़यात हैं, लाइव रिपोर्टिंग में जो होते हैं या फिर जो फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे तक बातें अभी नहीं पहुँचाई हैं मुजाहिद साहब ने, हम ज़रूर इनको दोबारा से अपने साथ बिठाएँगे और इस बात को ज़रूर कम्प्लीट करेंगे। एक छोटी सी बात आपसे करती जाऊंगी, वहाँ पे खौफ था, वहाँ पे लोग जो हैं वो परेशान थे, लेकिन फिर भी मुजाहिद साहब ने एक वाक़या बताया कि जब वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहाँ किसी फ्रूट्स की शॉप पे थे मुजाहिद साहब, और वहाँ पे कुछ ख़वातीन वहाँ से गुजरी और वहाँ उस इलाके की थी, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही प्यार से मुजाहिद साहब को जो है वेलकम किया और बाय बाय भी किया। तो यहाँ पे इस वक्त आपको हम कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़ और आपको भी कहेंगे हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। खबर के अंदर की खबर GTV के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब कैसे कहां क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़, इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनज़ीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनज़ीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियाँ बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, तो वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती, घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी है ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ GTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।